जय हिंद दोस्तों। अल्फा कैरियर एकेडमी किशनगंज बिहार के बिहार पुलिस सीरीज के पॉडकास्ट में मैं मोहम्मद जौहर आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले जो पॉडकास्ट है उसमें 28 अगस्त 2024 की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 22 तक को कवर किया था। उसमें से एक प्रश्न मैथ का था जिसको हमने छोड़ दिया था। आज हम प्रश्न संख्या 23 से शुरू कर रहे हैं, तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। उसकी व्याख्या भी हम आपको करके बताएंगे। तो दोस्तों, प्रश्न है स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और निशानेबाजी। सही आंसर है स्मृति मंधाना का संबंध क्रिकेट से है। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। 2018 में स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था। वर्ष 2024 में उन्हें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। अगला प्रश्न है फिजिक्स से। विद्युत विभव मापा जाता है किस इकाई में मापा जाता है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, आमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर और वोल्ट मीटर। तो इसका सही आंसर है विद्युत विभव वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, वोल्टेज नापने के लिए किया जाता है। प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक कौन सा है। 4 ऑप्शन है, आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी। तो यहां थोड़ा मैं व्याख्या कर दूं आपको। आरबीआई का मतलब हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई का मतलब हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएनबी कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक को और बीओबी कहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो इसका सही आंसर है भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये देश की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन करती है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे। 4 ऑप्शंस हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स। इसका सही आंसर है आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मेंटर थे। चलिए अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है। ऑप्शंस हैं शरत चंद्र, मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है आवारा मसीहा रचना बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। इसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। इसके लिए विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस रचना की जो प्रकाशना है ये मार्च 1974 में पहली बार की गई थी। पॉलिटी से आपको अगला प्रश्न है राजनीति से। अनुच्छेद 16 संबंधित है किससे। ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता के अधिकार से, समता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। दोस्तों इसका सही आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 समता के अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर रोजगार के लिए अयोग्य या अपात्र नहीं ठहराया जा सकता। अगला प्रश्न है केमिस्ट्री से। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। चलिए ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपको पृष्ठ तनाव के कारण, अंतर आणविक बल के कारण, अंतर आणविक बल के कारण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको पता है पहले से कि साबुन के बुलबुले का गोलाकार जो आकार है एक भौतिक गुणधर्म से जुड़ा है जिसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अब ये पृष्ठ तनाव क्या है। ये एक ऐसा बल है जो तरल की सतह को संकुचित करने की प्रवृत्ति रखता है। अगला प्रश्न है कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। मतलब कि जो 4 नाम मैं लूंगा 3 तो कोसी नदी की सहायक नदी है, चौथा नहीं है। तो ऑप्शन है आपके सामने अरुण, सप्तकोसी, तमाकोसी, शारदा। सही आंसर है दोस्तों कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो हैं अरुण नदी, तामोर नदी,
सूर्यकोशी नदी, इंद्रावती नदी, तमाकोसी, सप्तकोसी और दुग्धकोसी। तो जो आपको शारदा नाम था वो कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? ऑप्शंस है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं। दोस्तों इसका सही आंसर है आपको शाहजहां। शाहजहां जिनका शासनकाल 1628 से 1658 है, ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी। तो शाहजहां ने ही आगरा से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया था। उन्होंने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया, जो वर्तमान में पुरानी दिल्ली के रूप से जाना जाता है। इस नए शहर में लाल किला और जामा मस्जिद जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं भी शाहजहां ने ही निर्मित करवाई। शाहजहां ने प्रशासनिक और रणनीतिक कारणों से दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए यह हस्तांतरण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, आरपी दत्त, आरसी दत्त। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रस्तुत किया। इन्होंने भारत की वार्षिक आय लगभग 20 रुपए आंकी थी। ये उस समय की बात है। दादा भाई नौरोजी ने इसे धन निष्कासन सिद्धांत के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि ब्रिटिश शासन भारत में आर्थिक संपदा का शोषण कर रही है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? 4 ऑप्शंस है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन और अंतिम ऑप्शन है आपका समसूत्री तथा अर्धसूत्री। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, लैंगिक जनन में कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिका बनाती है। ये प्रक्रिया गैमेट या युग्मक उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, जिसमें नर और मादा गैमेट्स बनने पर निषेचन के साथ संतान का निर्माण होता है। प्रश्न अगला इतिहास से है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1614 में, 1625 में, 1688 में, 1689 में। सही आंसर है 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, हुई थी। ये क्रांति रक्तहीन थी, यानी कि इसमें ब्लड नहीं बहा था, और इसके परिणाम स्वरूप राजा जेम्स द्वितीय को पद से हटा दिया गया और विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय को इंग्लैंड का शासक बना दिया गया। इस क्रांति ने संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी और इंग्लैंड में संसदीय शासन को मजबूत किया। किसने किया? 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति ने, जो इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शंस है रे टॉम्लिंसन, टिम बर्नर्स ली, विंटसर्फ, नरेंद्र सिंह कपानी। इसका सही आंसर है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। उन्होंने 1950 के दशक में प्रकाश के संचारण में फाइबर ऑप्टिक्स टेक्निक को विकसित किया, जो आज दूरसंचार, इंटरनेट और चिकित्सा में उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 मई, 3 मई, 8 मई और 12 मई। तो सही इसका आंसर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1993 में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और पत्रकारों को सम्मान देना है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ऑप्शन है संजय करोल, के विनोद चंद्रन, अमरेश्वर प्रताप शाही और दीपक मिश्रा। सही आंसर है पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन हैं। प्रश्न है, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शंस हैं 50 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन। सही इसका आंसर है
कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको MGNREGA मनरेगा हम लोग बोलते हैं, 2005 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार प्रदान किया जाता है। इनके 100 दिन आपको रोजगार देगी गवर्नमेंट। यह योजना ग्रामीण गरीबों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। प्रश्न है, सुनील छेत्री का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि सुनील छेत्री भारत के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। प्रश्न है, SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? 4 ऑप्शन हैं, दिनेश खारा, राजनीश कुमार, अरुंधति भट्टाचार्य और SS वर्मा। सही आंसर है, वर्तमान में मतलब कि उस समय जब ये परीक्षा हुई थी तब दिनेश खारा SBI के वर्तमान चेयरमैन थे, लेकिन अभी जो है चल्ला श्रीनिवास सुलु शेट्टी SBI के चेयरमैन हैं। चल्ला श्रीनिवास सुलु शेट्टी अभी SBI के वर्तमान चेयरमैन है। प्रश्न है अगला, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में, ठीक है। ऑप्शन से 8, 10, 12, 15। तो सही आंसर इसका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों में 12 विशेषज्ञों को राज्य में मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शंस हैं 23.3%, 25.7%, 27.8% या 21.16%। इसका सही आंसर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.16% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, यानी कि 100 में से 31 व्यक्ति शहर में रहते हैं। थोरियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, मोनाजाइट, लिग्नाइट, क्रोमाइट या डोलोमाइट। ये किस तरह के चट्टानों में थोरियम पाया जाता है? आंसर है इसका, थोरियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी धातु है, रेडियो एक्टिव मेटल है, जो पृथ्वी की पपड़ी, पानी और मिट्टी में पाया जाता है। और यह मुख्य रूप से मोनाजाइट, थोराइट और थोरियानाइट जैसे खनिजों में पाया जाता है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन था वो ए था, मोनाजाइट, वो उसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हिंदी से है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं, मुंह में अंगूठा चूसना, खुशामद करना, नाराज करना या खुशी मनाना। इसका सही आंसर है, अंगूठा चूमना एक हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी की चापलूसी करना या खुशामद करना। अगला प्रश्न है इतिहास से, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1913 में, 1914 में, 1915 में या 1916 में। इसका आंसर है, गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। इस क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। अगला प्रश्न जो कि उस परीक्षा में 46 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शंस है कालीबंगा, हड़प्पा, राखी गढ़ी और रंगपुर। सही आंसर है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेतों के साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगा स्थल से मिले हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। कालीबंगा में मिले खांचों से पता चलता है कि पूर्व हड़प्पा चरण में खेतों की जुताई की जाती थी। कालीबंगा में मिले ये प्रमाण विश्व के सबसे पुराने जुते हुए खेत का सबूत माने जाते हैं। कालीबंगा में लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला प्रश्न है ज्योग्राफी से, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, इनके 3 राज्य जो मैं नाम बोलूंगा 4 का ऑप्शन का, इसमें से 3 से गुजरती है, एक ऐसा है जिससे नहीं गुजरती है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर इसका है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 के नाम सुन लीजिए और याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अंतिम में है मिजोरम। तो बिहार इसमें शामिल
नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शंस हैं ताप्ती, नर्मदा, लूनी और माही नदी। सही आंसर है ताप्ती नदी, जिसको तापी नदी भी कहते हैं। सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको सूरत से अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो ये भी आ सकता है कि सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो आपने आंसर देना है सूरत को। प्रश्न नंबर 49 है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यानी कि सबसे कम लिंगानुपात, पुरुषों के मामले में स्त्रियों का कम होना। ऑप्शंस है भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और शिवहर। इसका सही आंसर है बिहार के मुंगेर जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले में 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात था। इस जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं थी। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? इसके 4 ऑप्शंस हैं हाई कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट और हार्ड कोर्ट। तो सही आंसर इसका है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और इसे ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, जहां घास हुई होती है उस पर खेला जाता है। दोस्तों ये है, अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्न हल कर लिए, दोनों एपिसोड मिला करके। ये आपको नंबर 2 एपिसोड है। बाकी जो 50 प्रश्न हैं उसे हम करेंगे अगले 2 एपिसोड में। 25-25 का हम एवरेज लेके चलते हैं, तो कहीं 22 होगा, कभी 23 होगा, तो वैसे आपको बनेगा। ये इसलिए है ताकि आप एक बार में सुन सकें और ज़्यादा सुनते सुनते आपका भेजा गर्म ना हो जाए। ठीक है, तो हम बार बार सुनेंगे। एक बार आप एक एपिसोड को सुनिए, उसको दोहराइए, फिर दूसरा को सुनिए। तो धीरे धीरे अगर आप सारे जितने भी अभी प्रश्न पूछे गए हैं अगर आप उसे सुन लीजिएगा तो एक तो आपको वो याद हो जाएगा, नंबर 2 आपको पता चलेगा कि किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा बिहार पुलिस में, और क्या आपको और ज़्यादा पढ़ना है। याद रखिए, ये एपिसोड आपको अल्फा कैरियर एकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जौहर, जो एकेडमी का डायरेक्टर और मुख्य प्रशिक्षक है। हमारी एकेडमी में 2 बैच चलता है, एक दिन में 9:30 से 1 बजे, और जो बच्चे दिन में कहीं बिजी रहते हैं, काम करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ और काम में एंगेज है, उनके लिए शाम को 6:30 से लेकर 8:30 तक भी एक बैच और चलता है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9955150786 9955150786। हमारा जो कोचिंग है वहाँ पे आपको इंटरेक्टिव बोर्ड मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होती। आपको अगर शक हो गया तो आप दोबारा वीडियो को देख करके उसको रिपीट कर सकते हैं। साथ ही हम लोग बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी आपके सामने हल करके आपकी नौकरी के लिए हम लोग करते हैं। हम सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान नहीं देते। हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, अभी शाम वाली क्लासेस अभी 1 हफ्ते में शुरू हुई हैं, तो 5-6 क्लासेस हुई हैं, 7 क्लासेस हुई हैं। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हम लोग जो पुलिस जॉब से उसकी फिजिकल की भी तैयारी करवाते हैं। अभी हम लोगों को जो हमारा बैच चला था उसमें 11 बच्चे बिहार पुलिस में नौकरी कर गए। 70 से ज़्यादा बच्चियों का जो है फिजिकल निकल गया है होमगार्ड में। हम उम्मीद करते हैं उसमें से कम 40 बच्चों का जॉब हो जाए। तो हम आपके किशनगंज ज़िले में बच्चों को जॉब दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, ना कि हम कोई सिंपल कोचिंग संस्था चला रहे हैं या हमारा उद्देश्य एक सिलेबस पूरा करना है। नहीं, हम आपको जॉब दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आपको किस और विषय का चाहिए, किसी और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। अपने दिल की जो भी बात है आप फ्री होकर के कमेंट करके ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, या आप सीधा हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं जो मैंने आपको नोट कराया। तो इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम प्रश्न नंबर 51 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, इस्लाम।